नमस्कार मित्रों। मैंने कोरोना पर कई वीडियो बनाया और उसके बाद मित्रों का फ़ोन आता है तो उसको मैं भी वीडियो बना के ही फिर से जवाब देता हूँ। तो इसी क्रम में एक मित्र का फ़ोन आया, वो हमसे पूछ रहे थे कि पहली बार लॉकडाउन हुआ तो हमने बड़ा मिलजुल के अंदर से सहयोग करते हुए पूरा तन मन से हमने पूरा अच्छे से निभाया उसको। फिर दूसरी बार भी हम निभा रहे हैं, लेकिन अब हमको मन में शक उत्पन्न होने लगा है, क्योंकि वो टीवी पर मैं देखता हूँ, उनका कहना था कि मैं टीवी पर देखता हूँ कि लोगों का कहना है कि इसका इफ़ेक्ट बहुत दिन तक रहेगा और कुछ लोग बोल रहे हैं 2-3 साल तक भी इसका इफ़ेक्ट रह सकता है। तो मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं कि क्या ये लॉकडाउन पूरी तरह से वैज्ञानिक है भी कि नहीं भी है, और इसका भविष्य क्या होगा। ये दुनिया को बदल देगा कि दुनिया पुराने वाले जीवन हम फिर से वापस ला सकते हैं। तो इसी का जवाब वो हमसे खोज रहे थे। वैसे उनके कपड़ा का एक दुकान है जो कि वो चलाते हैं, लेकिन उनका ये भी कहना था कि अभी हमारा सारा आमदनी का जरिया भी बंद है, तो अगर ये लंबा चलेगा तब तो हमको दिक्कत होने लगेगा, क्योंकि बहुत ही छोटे लेवल पर उनका व्यवसाय है। तो मित्रों, आगे क्या होगा ये तो मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। पहले तो ये 100% वैज्ञानिक है कि नहीं है लॉकडाउन, इसको समझ लीजिए। तो इसको समझने के लिए 3 चीज़ है, और उसको समझने से पहले मैं ये क्लियर कर दूं कि भारत में डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, ये मास्क लगाना और हाथ धोना, ये कानूनी रूप से ज़रूरी है। ये किसी के मर्जी पर निर्भर नहीं करता कि आपको धोना है कि नहीं धोना, ये सरकार का कानून है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, कि आप इसको ज़रूर पालन कीजिए, क्योंकि ये कानून है। लेकिन ये जान लीजिए, ये सब चीज़ जानिए भी कि सही चीज़ क्या है, वैज्ञानिक क्या है। तो इसलिए मैं पहले आगाह कर दिया कि मैं कहीं भी कानून तोड़ने के लिए आपको नहीं कह रहा हूँ। कानून को मानिए ज़रूर, क्योंकि वो कानून है, लेकिन जागरूक रहिए और जानिए। तो मेरा कहना है कि ये 100% वैज्ञानिक नहीं है लॉकडाउन। कोरोना को मैनेज करने के लिए लॉकडाउन करना ये 100% वैज्ञानिक नहीं है। क्यों नहीं है? 3 कारण है। पहला कारण है कि वैज्ञानिक चीज़ कहने के लिए आपको उसके लिए एविडेंस चाहिए। आपने ये एविडेंस लाया, पहले तो आप ये सोचिए कि हम डरते किससे हैं। कोरोना में हम डरते हैं जो आदमी मर गया, और मर रहा है केवल 6% आदमी पूरे विश्व में। भारत में 3.4% आदमी, जितना को पॉजिटिव हो और जितना लोग मरा। तो पहले तो, और जो मरता भी है उसको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी, वो पहले से मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो चुका है, यानी वो जम के कार्बोहाइड्रेट खाया है, कम प्रोटीन खाया, नहीं टहला है। खैर ये अलग मुद्दा है। लेकिन अगर हमको ये समस्या समझ में आता है जिसके लिए हमने लॉकडाउन किया, तो सबसे पहली बात कि ये समस्या है भी कि नहीं भी है, साइंटिफिकली कैसे प्रूफ कीजिएगा। तो उसको ऐसे प्रूफ कर सकते कि आप पहले जितना लोग रोज़ मरता था, भारत में रोज़ 22,000 आदमी मरते थे, तो क्या ये कोरोना आया तो ज़्यादा लोग मरने लगे? ये डाटा निकलना चाहिए जो ये प्रूफ करेगा कि हाँ, ये सही में संकट है, ज़्यादा लोग को मार रहा है, तो अब हमको इसको बचने के लिए उपाय करना होगा। तो पहले तो ये चीज़ निकलना चाहिए कि क्या सही में ऐसा है कि जो रोज़ पहले मरा करते थे लोग, और अभी कोरोना में ज़्यादा मरने लगे। ये डाटा किसी के पास नहीं है। सरकार ये आंकड़ा नहीं जारी कर रहा है रोज़ का रोज़ कि कितना लोग पहले मरते थे और कोरोना वाले दौर में कितने लोग रोज़ मर रहे हैं। ये डाटा निकालना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। जब आप किसी का कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं कि कौन आदमी किसको किसको इन्फेक्शन बांटा, उसके लिए सारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर लगा दिए हैं ये पता लगाने में, तो फिर ये पता लगाना तो बड़ा छोटा चीज़ है कि यह भारतवर्ष में रोज़ कितने लोग मर रहे हैं। और उससे आपको आंकड़ा पता चलता है कि हाँ, जब से कोरोना आया है लोग ज़्यादा मरने लगे हैं प्रतिदिन। तब आप मानते कि हाँ, सही में समस्या है जिसको कि हमको डील करना है। तो ये नहीं हुआ, इसलिए ये 100% वैज्ञानिक नहीं है। दूसरा, ये इसलिए भी वैज्ञानिक नहीं है क्योंकि जो लोग मरे उनको केवल कोरोना से ही मरे कि और अंदरूनी कारण से मरे, इसको भी आपको ये डिवाइड करना होगा, क्योंकि उस मरीज़ को के आंकड़ा को केवल कलेक्ट करना होगा जिसको और कोई बीमारी नहीं था और केवल कोरोना था। तो अभी जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं, पटना में भी, पटना एम्स में जो डेथ हुआ, तो एक मरीज़ का डेथ हुआ, उसको पहले से किडनी फेल था। दूसरे मरीज़ का डेथ हुआ, उसको पहले से ट्यूबरकुलोसिस था। तो उस मरीज़ को आप काउंट कर रहे हैं कि उसको कोरोना के साथ वो मरा, लेकिन आप ये नहीं देख रहे हैं कि ऑलरेडी उसको पहले से था।
तो ये इसको समझिए, क्योंकि आज के डेट में सब आदमी घर में बंद है, और जो आदमी को कोरोना होने का चांस बिल्कुल नहीं है, वो भी उस आदमी की मदद करने के लिए अपने आप को शांत से घर में रखे हुए है, जिसको कि इन्फेक्शन होने से मृत्यु की संभावना ज़्यादा है। तो यानी वो उसके लिए त्याग कर रहा है। तो उन लोगों को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए जो जिनको कोरोना से संकट की संभावना ज़्यादा है। तो उन लोगों के प्रति शुक्रगुजार होना चाहिए आज के ज़माने में, जो फिट हैं, जो जिनको बिल्कुल जिनका बॉडी मास इंडेक्स 24 के अंदर है, और जो दाल जम के पीते हैं, अंकुरित चना अंकुरित मूंग रोज़ खाते हैं, रोज़ टहलते हैं, और चीनी चावल आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल दूध मैदा बिल्कुल नॉर्मल में खाते हैं, वो सब नहीं खाते, ज़्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट नहीं लेते। तो वो समझिए, तो उनके लिए वो त्याग कर रहे हैं। तो ये आंकड़ा कि जिनको प्योर कोरोना है और उनसे मर गए, ये आंकड़ा कोई नहीं दे रहा। तो इससे भी ये प्रूफ नहीं हो रहा है कि वो सही में कोरोना से मरा, कि वो अपने अंतर्निहित बीमारी से मरा। क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग हार्ट डिजीज़ से मरते हैं, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिजीज़ से मरते हैं, उसके बाद कैंसर से मरते हैं, उसके बाद और भी इन्फेक्शन से मरते हैं। तो इन्फेक्शन में सबसे ज़्यादा ट्यूबरकुलोसिस से मरते हैं, ये तो आंकड़ा है। तो उसके हिसाब से ये उनको देना चाहिए था, उन्होंने नहीं दिया। तो तीसरा कारण ये है कि जो हमने ये लोग बोल रहे हैं कि हमने ये कर्व को फ्लैटन कर दिया, ये रोक करके, लॉकडाउन करके कोरोना अब ज़्यादा नहीं फैल सकता। तो लेकिन एक चीज़ समझिए, प्रकृति वैक्सीनेशन करता है, हर वायरस तो म्यूटेट करता है, नया स्ट्रेन निकलेगा। आप एक के खिलाफ अगर बनाइएगा वैक्सीन, वो आउटडेटेड हो जाएगा, दूसरा स्ट्रेन आ जाएगा। तो फिर आपने ये जो नेचुरल प्रकृति वैक्सीनेशन कर रहा था, इसकी राह में आप आ गए और अड़ंगा लगा दिए, क्योंकि आपको लग रहा था कि अगर हमारे पास अचानक वो लोग पहुंच जाएंगे, सबको दम फूलने लगेगा, सबको निमोनिया हो जाएगा, तो हमारे पास उतना वेंटिलेटर नहीं है कि हम सबको मैनेज कर पाएँ। इस डर से आपने सोचा कि चलो भाई, हमने इसको प्रसार को रोक देते हैं। तो आपने लॉकडाउन किया, इसका कर्व को आपने फ्लैटन कर दिया। लेकिन आप ये समझिए कि जो कोरोना 15 से 20 दिन, 1 महीने में हर जगह फैल के अपना ख़त्म हो जाता, तो उस चीज़ को आपने, उस प्रोसेस को डिले करके अब 1 साल कर दिया। अब ये 1 साल तक जैसे ही टूटेगा ये कोरोना वायरस और लोगों तक पहुंचेगा। तीसरी बात, आपने जांच जो कराया है, तो केवल जो सिम्टोमेटिक है, जो सस्पेक्टेड है, उनका जांच कराया। आपने पूरा का जांच तो करा के देखा नहीं। जर्मनी में एक दिन में 50,000 जांच हुआ, वो जम के जांच किया। जो लोग बिना लॉकडाउन के ठीक किए, वो क्या किए, वो जम के जांच किए, और उन लोगों को भी पकड़े जिनको कि अर्ली स्टेज में बीमारी पकड़ा था, और तुरंत उनका जो ज़्यादा सिम्टोमेटिक थे उनको उस हिसाब से मैनेज किए। तो ठीक है, भारत में उतना किट का, चूँकि किट का दाम भी बहुत है, 4,500 रुपये किट का दाम है, तो उतने बड़े स्तर पर सबका करना भारत जैसे गरीब देश के लिए संभव नहीं है। तो ठीक है, मान लिए कि वो नहीं है, लेकिन जो है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपने इस वायरस को जब फैलने से सबको रोक दिया, तो आपने उस वैक्सीनेशन के, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त वैक्सीनेशन के प्रोसेस को रोक दिया। तो अब तो उनको या तो टीका से वो अपने आप को मजबूत कर पाएंगे, या फिर वो इन्फेक्शन जाएगा तभी वो मजबूत हो पाएंगे फर्दर इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो एक ही तरीका है कि या तो वो टीका ले लें, या फिर टीका आने में तो अभी समय लगेगा, और जो है कि दूसरी इन्फेक्शन तभी होगा जब आप ये छूट दीजिएगा, तो उन तक इन्फेक्शन पहुँचेगा। तो फिर अल्टीमेटली तो उनको इन्फेक्शन पहुँचना ही पड़ेगा, नहीं तो इम्यूनाइज होंगे नहीं वो। तो ये तो वैज्ञानिक 100% हुआ नहीं कि भाई जो है कि हमने तो ये देखा नहीं। और जो भी आपने ये मोर्टेलिटी का जो आंकड़ा था, उसको आपको देखना चाहिए था कि आपने जो लॉकडाउन किया, ठीक है, लॉकडाउन किया, तो एक जगह लॉकडाउन किया और कितना % आदमी मरा, एक जगह लॉकडाउन नहीं किया और तब कितना % आदमी मरा। ये तो आपने, जैसे भी हम लोग साइंस में जानते हैं कि कोई भी स्टडी होता है तो एक कंट्रोल ग्रुप भी रखा जाता है। कोई भी दवा पर रिसर्च होता है, कुछ भी होता है, तो एक होता है केस ग्रुप, एक होता है कंट्रोल ग्रुप। तो ये केस कंट्रोल ट्रायल होता है। तो हम लोग देखते कि नहीं, देखिए ये कंट्रोल ग्रुप है, इसको कुछ ये हुआ, और ये केस ग्रुप को ये हुआ। तो आपने कंट्रोल इसमें करके स्टडी कहाँ किया कि एक जगह जहाँ लॉकडाउन नहीं हुआ, एक जगह जहाँ लॉकडाउन किए, दोनों में ज़्यादा कहाँ मरा। अब आप बोलिएगा कि अमेरिका में इस प्रकार का हो चुका है। अमेरिका में न्यूयॉर्क में लॉकडाउन था, तो बहुत सारा स्टेट में लॉकडाउन नहीं था। तो वो जो है कि वो आंकड़ा से, तो वो तो अमेरिका का आंकड़ा है, इंडिया का आंकड़ा कहाँ है। तो ये 2-3 हमारा फैक्ट है जो कि किसी भी एक सामान्य विवेकी आदमी को पूछना चाहिए, सरकार से भी, मीडिया से के थ्रू सरकार से भी, कि आखिर
ये आंकड़ा निकालना बड़ा मुश्किल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ज़्यादा लोग नहीं मर रहे हैं, जितना नॉर्मली मरते थे उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुआ है, और जहाँ पर लॉकडाउन नहीं किए और जहाँ किए उसमें भी बहुत ज़्यादा ये बढ़ोतरी नहीं आया, तो वैसे केसेस में आप इसको रिव्यू भी कर सकते हैं कि जो ये लॉकडाउन लगाया गया है ये पूरी तरह से साइंटिफिक नहीं है। इस पर इसका जो इकोनॉमिक साइड इफ़ेक्ट है उसको आप एक मिनट के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि इकोनॉमिक साइड इफ़ेक्ट तो बहुत ज़्यादा है। पूरे आप सोच लीजिए कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग तो खाली यूएस में बेरोज़गार हो गए। ये आंकड़ा तो यूएस गवर्नमेंट जारी कर दिया कि उतना लोग बेरोज़गार हो गए। और यूएस का बेरोज़गारी भारत की बेरोज़गारी ज़्यादा गंभीर है, क्योंकि वहाँ तो स्वास्थ्य का खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो वैसे भी अब आप यही सोचिए कि एक अमेरिकन प्रतिदिन एक साल में करीब करीब 40 किलो चीनी खाता है, खाली शुगर सुक्रोज, और एक भारतीय एक साल में 24 किलो ही चीनी खाता है। और एक भारतीय 6000 कदम चलता है प्रतिदिन, और एक अमेरिकन प्रतिदिन करीब करीब 4000 कदम ही चलता है। तो आपके यहाँ इन्फेक्शन का खतरा तो वैसे भी कम था, क्योंकि आपके यहाँ यंग आबादी ज़्यादा है। तो क्या आपके देश के लिए ये लॉकडाउन सही था कि नहीं था, ये विचार करना ज़रूरी है। क्योंकि जो मीडिया सरकार को पूछा करता था, आजकल वो मीडिया भी बिल्कुल ये बात सरकार से नहीं पूछता कि ये आंकड़ा कहाँ है। तो हम आपको फिर से समराइज कर देते हैं 3 चीज़, कि अगर वो हमारी बात सुन रहे हैं एनडीटीवी वाले, तो वो भी ये सरकार से पूछें कि 3 चीज़ का जवाब दें। पहला चीज़ कि वो आंकड़ा बताइए कि कितने लोग प्योर कोरोना से मरे, वो आंकड़ा बताइए, जिनको पहले से भी चीनी गठिया दमा मिर्गी नहीं था। वो आंकड़ा बताइए कि रोज़ जो लोग मरा करते थे, तो कोरोना से पहले जितने मरते थे और आज जितने मर रहे हैं प्रतिदिन, वो आंकड़ा में कितना बढ़ोतरी प्रति रोज़ का रोज़ आ रहा है, ये आंकड़ा दीजिए। ये आंकड़ा छुपाया जा रहा है, ये आंकड़ा बताना ज़रूरी है। और तीसरा चीज़ कि जो आपने इम्यूनाइजेशन को रोका है, इसके चलते जब आप बंद कीजिएगा ये लॉकडाउन, तो लॉकडाउन जब बंद कीजिएगा तब जो बीमारी लोगों को तक जाएगा, तो उस समय जो आपने जो डिले कर दिया प्रोसेस, प्रकृति का जो प्रोसेस जो 1 महीने में ख़त्म हो जाता, आप जो 1 साल तक चलाइएगा, उसके चलते जो लॉस होगा इकोनॉमिक, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? ये उसको भी तराजू में तौलना होगा आपको। और उसके साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि कितने लोग भूखमरी से मर रहे, जो जिनका रोज़गार चौपट हो गया, रोज़ कमाते खाते थे, उनका रोज़गार चौपट हुआ, तो वो कितने लोग मरे, वो आंकड़ा कहाँ गया? वो आंकड़ा भी मिलना ज़रूरी है। तीसरी बात कि जो है कि कितना लोग बेरोज़गार हुए, कितने लोगों ने तो ऐसा भी हुआ कि कितने लोगों ने तो अपना गुलामी लिखा दिया, वो परमानेंट गुलाम हो गए। तो 1 साल के लिए साहूकार से कर्ज लेके जीवन जी रहे हैं और लिख दिए कि 1 साल के लिए हम गुलामी कर लिए, बिना 1 पैसा लिए आप कहाँ काम करेंगे हम, तो उस 1 साल का हर्जाना कौन भरेगा? ये सब बहुत सारा सवाल है जो कि उन मीडिया वर्ग को पूछना चाहिए। देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, एक चीज़ और भी समझ लीजिए, मैं किसी भी सरकार का फेवर नहीं कर रहा और किसी का निंदा और किसी का समर्थन नहीं कर रहा, इसलिए कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि मैं बीजेपी का समर्थन या विरोध या कांग्रेस का समर्थन या विरोध, मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्योर साइंस की बात कर रहा हूँ, और ये साइंस जो है, और हम ये भी नहीं आपसे बोल रहा हूँ कि आप हमारा भाषण को सुन करके, हमारे बात को सुन करके आप सरकार के नियम का अवहेलना शुरू कर दें। नहीं, ठीक है, ये कोरोना से आपको जो है कि नुकसान हो रहा है, लेकिन हर चीज़ का खाली नुकसान नहीं होता, हम फ़ायदा भी गिना देते हैं। फ़ायदा भी हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि सबसे अच्छा तो पॉल्यूशन कम हो गया, पॉल्यूशन कम हो गया, आपका जो कार्बन उत्सर्जन होता था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। नदी में, आप पटना में गंगा नदी में डॉल्फिन दिखने लग गया। हर आदमी को आप समय मिल गया कि अपने आप में भी डूबने पर, आदमी अपने पर ध्यान नहीं देता था, वो बाहर का काम में बिजी रहता था, अब कम से कम अपने आप पर ध्यान दे रहा है। जो सचेत वर्ग के लोग हो गए वो तो लॉकडाउन में कम से कम कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन कर रहे होंगे, दाल जम के पीते होंगे, एक्सरसाइज बढ़ा दिए होंगे, और अगर यही आदत रह गया हमेशा तो आगे भी स्वस्थ रहेंगे। तो किसी घटना का केवल नुकसान नहीं होता, फ़ायदा भी होता। लेकिन ये तो हमारे जैसे लोगों के लिए ना, जो कि जिनको सब कुछ सुविधा है कि हम आराम से घर में बैठ करके आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं, 40 करोड़ लोग हैं जिनके पास घर नहीं अपना, और जो 10, 20, 30, 40 करोड़ ऐसे भी लोग हैं जिनको घर के नाम पर 1 रूम का कमरा है। तो आप खुद सोच के देखिए उनके लिए डिस्टेंसिंग क्या चीज़ है, उनके लिए वो कहाँ से मेंटेन करेंगे। तो आप जब भी कोई भी जो नामी गिरामी लोग जो वीडियो जारी करते हैं जिसमें लोगों से अपील करते हैं कि नहीं, जो लोग क्यों निकल रहे हैं, क्यों बाहर निकल रहे हैं, तो कम से कम सोचिए कि उन पर क्या गुजरेगा। आपकी बात जब सुनेगा बेचारा को लगेगा घर पे रहो, आप बार बार बोल रहे हैं घर पर रहो, तो उस आदमी के बारे में सोचिए। वो आदमी तो ठगा महसूस करेगा जिसके पास घर नहीं है।
वो आपके भाषण को सुन के क्या सोचेगा? बोलेगा कि तो घर ही नहीं है तो कहाँ रहेंगे भाई, घर ही नहीं तो रहेंगे कहाँ? तो ये सब चीज़ समझिए, उन लोगों के लिए भी सोचिए। अगर सही में मानवता जिंदा है तो उन लोगों के लिए भी सोचिए। इसका आर्थिक पहलू को अगर हम छोड़ भी दें, साइंटिफिकली 3 चीज़ 4 चीज़ है, तर्क है आपके पास, जो साइंटिफिकली लोग कह रहे हैं कि ये साइंटिफिकली गलत है, ये साइंटिफिक गलत है, और खासकर भारत देश के लिए ये बिल्कुल ही सही नहीं था। तो फिर लोग बोलेगा तो आप बताइए सुझाव क्या था? हमारा सुझाव था कि उन लोगों को क्वारंटीन करते जो लोग को ज़्यादा चांस था भयंकर निमोनिया होने का, जैसे जिनको बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी पहले से था। एक सिंपल टेस्ट था, सीआरपी का जांच करा के देख लेते। जिनका बढ़ा हुआ था वो अंदर रहते, क्वारंटाइन में रहते। जिनका सीबीसी जो है न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ था वो अंदर रहते। जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम था वो अंदर रहते। जिनको पहले से बीपी, चीनी, गठिया, दमा, मिर्गी, पथरी था वो अंदर रहते। जिनको एंटीसाइकोटिक चल रहा था, एंटीपिलेप्टिक चल रहा था वो अंदर रहते। बाकी लोग बाहर से घूमते तो बाकी लोग इम्यूनाइज कर जाते। जो बाकी लोग जो अंदर थे उनको बताया जाता कि इस बीच में आप अपने जीवन को सुधारिए, दाल 3 कटोरा रोज़ पीजिए, अब छोड़ दीजिए चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, यानी वो खाना जिसमें कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है वो खाना छोड़ दीजिए। क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, और मनुष्य जाति अब एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम करने लगा। इसलिए अब उसको ऐसा भोजन चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम से कम हो, प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हो। वो खाना है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा करी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। 1 चम्मच चीनी खाएं, 600 कदम चलना होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाएं तो आपको चलना होगा, आप खाएं और नहीं चले तो शरीर क्या करेगा? उस एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाएगा तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको तेजाब बनाएगा तो एलर्जी का अलग अलग बीमारी, नहीं तो उसको जहाँ तहाँ छिड़केगा तो इन्फेक्शन कर देगा। यदि आप ज़्यादा चीनी खाइएगा तो आपके पसीने में, लार में चीनी आएगा तो कोरोना वायरस तुरंत अटैच कर जाएगा। कोरोना वायरस क्या है? प्रोटीन है, वो करीब 90% प्रोटीन है। अब प्रोटीन जब आपके लार के में जब चीनी रहेगा तो चीनी के साथ घुल जाएगा, मिल जाएगा, तो वो जो जब एक चीनी का लेयर उसमें क्रिएट हो जाएगा तो जो रिसेप्टर है उसको तुरंत कैच कर लेगा। चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा। कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। तो जो आदमी चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा कम से कम खाता है, दाल जम के पीता है, रोज़ टहलता है और अपना बॉडी मास इंडेक्स 21 से 25 के बीच में रखता है। आप गूगल में टाइप कीजिए BMI कैलकुलेटर, आप निकाल लीजिए, हाइट और वेट पुट कीजिए, निकल जाएगा। अगर आपका ज़्यादा है इसका मतलब आप समाज के दुश्मन हैं, आपको सुधरने की आवश्यकता है, तो आप सुधरिए। और याद रखिए, उन लोगों का शुक्रगुजार रहिए जो बिल्कुल फिट हैं, जिनको बिल्कुल कोरोना का डर नहीं है, लेकिन वो आदमी भी आपके लिए ही घर में बंद है। तो जो आदमी भी डायबिटीज़ में, आज के डेट में जिनको डायबिटीज़ है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको गठिया है, जिनको लकवा है, जिनको एक बार हार्ट अटैक हो चुका है, वो आदमी अगर 2 घंटा नहीं टहल रहा है वो समाज का दुश्मन है। क्योंकि वो नहीं टल रहा, उसके चलते वो सरकार रोके हुए है सबको। बताइए, उसको शुक्रगुजार हो जाना चाहिए उस आदमी के लिए जो बेचारा BMI मेंटेन रखता। आपको रसगुल्ला ला के दिया गया, वो बेचारा नहीं खाया, आप जम के खाए, तो आप समाज के दुश्मन है। क्योंकि आप खाए क्यों? अगर रसगुल्ला खाए हैं तो बेहोश होकर क्यों खाए? एक रसगुल्ला खाएं तो 3000 कदम प्रति रसगुल्ला चल भी तो लीजिए। गाड़ी में डीजल भरा है, गाड़ी चला लीजिए। यदि आपको गाड़ी नहीं चलाना, डीजल क्यों भर रहे हैं? कल को आग लगेगा तो आप चिल्लाइएगा आग लग गया। आप डायनामाइट को शरीर में बांध के घूम रहे हैं और सबको बोल रहे हैं तुम माचिस का तिल्ली नहीं जलाओ, ये कौन सा बात हो गया? चीनी गिराइएगा तभी चींटी लगेगा, कंगाल के घर में चोरी नहीं होता। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये कानून है कि आपको मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और जो है कि हाथ धोना है। ये कानून है, ये किसी के गुजारिश करने से मत मानिए, लेकिन ये जानिए कि आप नहीं भी कीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये कानून है इसलिए मानिए। हम बार बार अपने वीडियो में समझा रहे हैं, इसलिए हम किसी कानून को तोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको सही ज्ञान देना ये किसी भी चीज़ का उल्लंघन नहीं है। मैं आदर करता हूं अपने परम आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, ये दोनों हमारे बहुत अच्छे, इनको मैं बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन कम से कम हमें ये, हमारा देश गरीब है तो हमको अपने हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए और हमको दाल 3 से 4 रुपये किलो रोज़ बेचना चाहिए। ये कर देना चाहिए सर्व सुलभ। और जो हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट है जैसे आलू, जैसे चावल, इन चीज़ों की बिक्री पर, मीठा फल, इन चीज़ों की बिक्री पर रोक लगाना चाहिए, क्योंकि ये सब खाने लायक इंसान नहीं बचा। क्योंकि अब दिन ब दिन हमने गाँव को भी ख़राब कर दिया, वो शारीरिक श्रम करना छोड़ दिया। किसान बैठ के तमाशा देखते हैं, डीजल से खेत जुतवाता। हमने खुले में शौच रोक दिया, कम से कम टॉयलेट के नाम पर चलता था, वो भी अब नहीं चलता। तो यदि आप शारीरिक श्रम कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कम से कम कर रहे हैं, तो फिर वैसे केस में जो है कि हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट आपको बर्बाद कर देगा।
यही चीज़ पूरा मानव जाति इस कष्ट में है। लेकिन कोई भी आदमी अपने आप को बदलने नहीं चाह रहा है, वो दुनिया को बदलना चाह रहा है। एजेंट, होस्ट, इन्वायरमेंट, ये तीनों चीज़ से बीमारी होता है। लेकिन हम एजेंट होस्ट को ठीक करने में लगे हुए हैं कि वायरस को दुनिया से मिटा देंगे। तो ये कैसे संभव है? आप बाहरी चीज़ों पर 100% नियंत्रण नहीं कर सकते, ये संभव ही नहीं है। अभी देखिए देवगौड़ा जी के यहाँ शादी हुआ, उसमें सब लोग शादी में आए तो वो आए। अभी वही चीज़ कोई मजलिस वाला रहता तो आप हल्ला करने लगते कि देखो मजलिस वाला करा दिया। तो ये हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। सवाल है कि अगर मुस्लिम भी अगर खस्सी का मांस खा रहे हैं तो क्यों खा रहे हैं? वो एक टुकड़ा खस्सी का मांस खाने का अर्थ है 6000 कदम चलना। यदि वो नहीं चलेंगे तो क्यों खा रहे हैं वो? अभी देखिए आ रहा है रमज़ान का महीना। अब रमज़ान में क्यों अल्लाह ताला रमज़ान का महीना क्यों बनाए थे? 3 चीज़ से तकवा सिखाने के लिए। ज़्यादा धन हो जाए ज़कात कीजिए, किसी को अप्रिय भाषा का प्रयोग मत कीजिए और जीभ के चटोर नहीं बनिए। लेकिन हम में से कुछ न कुछ लोग जीभ के चटोर हो जाते, जितना नॉर्मल दिनों में नहीं खाते उसका दुगना रमज़ान में खाते। तो ऐसा रमज़ान मनाने का क्या फ़ायदा हुआ? ऐसा नवरात्रा मनाने का क्या फ़ायदा हुआ? नवरात्रा भी 4 बार आता, नोचों का 36 दिन का होता। जितना नॉर्मल दिनों में नहीं खाते उससे 3 गुना फल नवरात्रा में खाते। ऐसा नवरात्रा मनाने से क्या फ़ायदा हुआ? हम वैष्णो देवी जाते और जो है कि घोड़ा पर चढ़ाई करते, तो क्या फायदा हो उस वैष्णो देवी जाने का? चीनी का अर्थ है भगवान शंकर, जो अमृत भी है विष भी है। लेकिन भगवान शंकर तभी खुश होगा जबकि आप मेहनत करके उसको पास जाइएगा। आप बोलेगा कि हम अरबपति हैं, हम सब भगवान को खरीद लेंगे, लेकिन यकीन मानिए एक भगवान को आप नहीं खरीद सकते अपने धन के बल पर, वो है भगवान शंकर। हमारा देश ऐसा ही महान नहीं था, उसने अन्न को देवता कहा। अन्न देवता है, ये भारतवर्ष में कहा गया। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको रोज दिखता है, आपके अन्न में दिखता है। प्रोटीन मतलब ब्रह्मा, फैट मतलब आपका दिमाग 70% चर्बी से बना हुआ है। आप जो घी खाते हैं भगवान विष्णु को खाते हैं। और चीनी मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब भगवान शंकर। आप धन के बल पर ब्रह्मा और विष्णु को कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन भगवान शंकर को कैप्चर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोल सकते कि आपके पास 10 गो आम का बगीचा है तो 20 गो रोज आम खाइएगा, बर्बाद हो जाइएगा। नहीं खा सकते आप, क्योंकि एक आम खाने का अर्थ है 3000 कदम आपको चलना भी होगा। अब बिना चले खाइएगा तो बीमारी होगा, बिना चले खाइएगा बीमारी होगा। वही डीजल आपको कश्मीर से कन्याकुमारी पहुंचाएगा, वही डीजल आपको जला के राख भी कर देगा। जो काम गाड़ी में डीजल का है बस उतना ही काम शरीर में कार्बोहाइड्रेट का है। वो भी हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। आपका शरीर, गाड़ी मजबूत होगा लोहा से, शरीर मजबूत होगा प्रोटीन से। प्रोटीन जम के खाइए। और जब ज़्यादा चीनी खाइएगा आप तो पेट और भूख का साइज तो उतना ही है, तो पेट में जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा डाल दीजिएगा तो प्रोटीन के लिए जगह कहाँ बचेगा? तो बात को समझिए आप। आपको खुद को सुधारना है। ये जो दुनिया को सुधारने का जो उपक्रम लॉकडाउन शुरू किया गया है ये बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल ही अवैज्ञानिक है, ये अवैज्ञानिक है। क्योंकि आपने उसको नहीं देखा कि कितना लोग पहले मरा करते थे और अब कितने मरना बढ़ गए। कितने लोग कोरोना से सही में मरते हैं, इसका आकलन करने के लिए आपको उन बीमारियों को बिल्कुल छांट देना होगा जिनको पहले से हार्ट अटैक है, लकवा है, दमा है, मिर्गी है, उसको छांटिए। और अगर वो मिलता है उसको मत बोलिए कि कोरोना से मरा। और जो है कि आपने जो वैक्सीनेशन, ये जो नेचुरल वैक्सीनेशन को रोक दिया है जो ये लॉकडाउन करके, वो तो अल्टीमेटली उसको पहुंचना ही होगा। तो सोचिए आप गरीब के साथ कितना नाइंसाफ़ी किया, अब उसको टीका खरीदना होगा। तो ये सब चीज़ समझना होगा। मनुष्य जाति के साथ सबसे बड़ा दिक्कत है कि वो बाहर की यात्रा करता है, वो अंदर अपने आप को नहीं सुधारना चाहता, वो पूरे हर जगह को सुधारना चाहता लेकिन दिया तले अंधेरा है। वो खुद को नहीं सुधारना चाहता लेकिन पूरा दुनिया में रोशनी पहुँचाना चाहता। तो ये अहंकार जब तक मनुष्य जाति ख़त्म नहीं करेगा ये कभी भी ठीक नहीं हो सकता है समस्या। और जान लीजिए वो वृक्ष जिसका ज़मीन का जड़ काट दिया जाए वो वृक्ष एक दिन में नहीं टिकेगा। इसीलिए यानी कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पूरब और पश्चिम दोनों का मिश्रण जरूरी है। पूरब ने अंदर की यात्रा की थी, पश्चिम बाहर की यात्रा करता। विज्ञान हमको संदेह सिखाता, लेकिन जब संदेह ज़्यादा कर लीजिएगा तो श्रद्धा अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। यानी विज्ञान आपको क्या कर रहा है? बोल रहा है कि नहीं अब 1 साल चलेगा, बोल रहा है 2 साल चलेगा। तो आप कब तक इस प्रकार से करते रहिएगा? अरे खुद को सुधार लीजिए, खुद को सुधार लीजिए। दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, ये भारत में कहा गया। शारीरिक श्रम कम करना है तो दाल रोटी खा के रहिए, लेकिन दाल रोटी बोला गया, रोटी दाल नहीं। यानी 70% भोजन दाल, 30% भोजन ही रोटी से आएगा। तो मित्रों हमारा आपसे यही गुजारिश है कि खुद को सुधारने पर ध्यान दीजिए। एक हमारे यहाँ सम्राट हुआ करते थे तुगलक ने बोला कि भाई आदमी चप्पल क्यों पहनेगा, क्यों नहीं ऐसा हो कि हम जो है कि सड़क में ही चमड़ा बिछा दें। तो लोग हंसे, ये गलत
से तरीका है। हम दुनिया को क्यों सुधारेंगे, खुद को क्यों नहीं सुधारेंगे। और अगर किसी को रखना भी है लॉकडाउन में तो उन लोगों को रखिए जो कि जम के चीनी खाए हैं, जम के भोग विलास किए हैं। वो रोज़ दो रोटी 3 रोटी से भी काम चल सकता है। वो 4 रोटी सुबह, 4 रोटी दोपहर, 4 रोटी रात खा रहे हैं। अब बताइए उतना मेहनत करेंगे नहीं, घर से निकलेंगे वो कार पकड़ेंगे। तो बिना मेहनत के आप जो बिना श्रम के खाना भोजन करना चाहते हैं, एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में और एक आदमी जो 8 घंटा बैठ के खाली प्रवचन दे, दोनों का खाना बराबर हो जाएगा। एक गाड़ी जिसको 8 किलोमीटर चलाना है, एक गाड़ी जिसको 800 किलोमीटर चलाना है, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है? तो हम मूर्छित बेहोश होकर भोजन करते, खुद को नहीं बदलना चाहते। सबसे बड़ा दिक्कत मनुष्य जाति के साथ यही है। तो मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ कि चूंकि ये सरकार का कानून है कि आपको ग्लव्स पहनना है, आपको ये जो है कि मास्क पहनना है, आपको डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो ये कीजिए। लेकिन ये सब बात भी जानिए कि अगर आप चीनी नहीं खाइएगा तो इन्फेक्शन नहीं पकड़ेगा। बेवजह का मत डरिए और वर्तमान में जीवन बिताइए। डर इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम भविष्य में जीवन जीते। वर्तमान में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डरिए नहीं। वर्तमान में जीवन बिताइए, भविष्य में जीवन मत बिताइए। और कुछ अपना भी सोचिए समझिए। और अगर ये हमारा बात अच्छा लगे तो और लोगों तक भी लाइक और शेयर कीजिए, ताकि ये और जो नीति को बना रहे हैं उन तक भी ये बात पहुँचे। नहीं तो आजकल मीडिया भी ये बात पहुँचने नहीं दे रहा। जो मीडिया हुआ करता था NDTV, वो भी अब उसको भी अब कन्फ्यूज हो गया। उसको भी ये पता नहीं कि अगर लॉकडाउन नहीं भी करते तो भी आप कंट्रोल कर सकते थे। तो जो है कि वो अच्छा लगे तो और लोगों तक ये बात पहुंचाइए। और 3 कटोरा दाल रोज़ पीजिए, रोज़ 1 से 2 घंटा टहलिए और अंकुरित चना, अंकुरित मूंग खाइए, सोयाबीन का बड़ी 10 से 15 पीस रोज़ खाइए। अगर अंडा नहीं खाते हैं तो और नहीं तो अंडा 2 को रोज़ खाइए। और चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहाड़ा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नवीटा, ये सब नहीं खाइए। अगर ये भारत में 85% लोग को विटामिन डी की कमी है, तो अगर मौका मिले तो विटामिन डी का गोली, 1 गोली हर हफ्ते के हफ्ते ऐसे भी खा सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं तो जो भी हरा सब्जी खाइएगा उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी है। और धूप में टहलिएगा, छत पर चले जाइए और छत पर टहलिए, तो धूप अगर लीजिएगा तो ऐसे भी विटामिन डी मिल जाएगा। तो रोज़ टहलिए, दाल जम के पीजिए और स्वस्थ रहिए। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। तो आगे भी और भविष्य में क्या होने वाला है ये हम अलग वीडियो में जिक्र करेंगे। तो तभी तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, फिट रहिए। धन्यवाद।